प्रिय विद्यार्थियों, गत व्याख्यान में हमने मनुस्मृति में समाज दर्शन के अंतर्गत हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको समाज की आश्रम व्यवस्था के बारे में बताऊंगी, जो कि मनुस्मृति में बताया गया है। मनुस्मृति की आश्रम व्यवस्था धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति का साधन, वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का विस्तार तथा संपूर्ण समाज के कुशल संचालन एवं नियंत्रण की तर्कपूर्ण व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की स्वाभाविक आयु 100 वर्ष है, किंतु आश्रम व्यवस्था में प्रवेश का अधिकार मात्र द्विजवर्ण पुरुषों को ही प्राप्त है, अर्थात शूद्र वर्ण के पुरुषों एवं चारों वर्णों की स्त्रियों को यह अधिकार नहीं है। अपने आश्रम व्यवस्था में मनु ने अग्रलिखित 4 आश्रमों को मान्यता दी है: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। आश्रम व्यवस्था से संबंधित वर्ण के प्रत्येक पुरुष को अपने जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचार्य आश्रम में, द्वितीय 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में, तृतीय 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम में तथा शेष अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम में व्यतीत करने चाहिए। क्रम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ब्रह्मचार्य आश्रम का प्रथम स्थान है। यह व्यक्ति को संपूर्ण जीवन अथवा आगामी 3 आश्रमों के लिए शारीरिक व मानसिक दृष्टि से तैयार करता है और यही इस आश्रम का महत्व है। उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार भी जिसे कहते हैं के बाद बालक को पिता द्वारा गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल में विद्यार्थी न केवल गुरु से विभिन्न वेदों, वेदांगों, शस्त्र विद्या, अर्थ विद्या आदि का ज्ञान प्राप्त करता था, अपितु वह गुरु की देखरेख में ऐसी जीवन पद्धति का भी अभ्यास करता था जो उसे आलस्य, परनिंदा, असत्य भाषण, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ आदि के दोषों से बचाने में सहायक हो तथा उसमें विद्या प्रेम, इंद्रिय संयम, विनयशीलता, उद्यमशीलता, कर्तव्यपरायणता आदि के सद्गुणों की वृद्धि करती हो। विद्यार्थी को यज्ञ, संध्या, पितृ अर्पण, देव उपासना आदि के विधि विधान से भी परिचित किया जाता था। शिष्य का प्रमुख कर्तव्य था गुरु एवं गुरु पत्नी की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, गृह कार्यों में मदद देना, जंगल से लकड़ी काट कर लाना, गुरुकुल के पशुओं को चराना तथा गुरुकुल के लिए भिक्षा मांग कर लाना इत्यादि। इस तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद पुरुष को 26वें वर्ष में विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनु के अनुसार पुरुष को अपने वर्ण वाली और ऊंचे कुल की किंतु भिन्न गोत्र वाली स्त्री से विवाह करना चाहिए। उसे अपनी गृहस्थी के संचालन के लिए धर्मयुक्त साधनों से धन का अर्जन व संचय करना चाहिए तथा देव, अतिथि, पितर आदि को भोजन कराना चाहिए। परिवार की वृद्धि हेतु संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। मनु ने गृहस्थ आश्रम को सर्वोत्तम आश्रम माना है, क्योंकि अन्य आश्रमों का जन्म एवं पोषण इसी आश्रम द्वारा किया जाता है। नियमानुसार गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद पुरुष को वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेनी चाहिए। उसे संपत्ति, घर और घर व गांव में उत्पन्न पदार्थों का त्याग करके अकेले अथवा पत्नी सहित वन में रहना चाहिए। उसे वन में रहकर इंद्रिय संयम, वेद का अध्ययन, अतिथि सत्कार, अहिंसा, कठोर तप आदि का पालन करते हुए वन में उत्पन्न कंद मूल आदि का सेवन करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में 75 वर्ष की आयु होने पर पुरुष को संन्यास की दीक्षा प्राप्त करके संन्यास आश्रम में प्रवेश लेना चाहिए। मनु का मत है कि देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण से मुक्त होने तथा पुत्र प्राप्ति व पर्याप्त वेदाभ्यास के बाद ही संन्यास आश्रम में प्रवेश लेना चाहिए। इस प्रकार धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि के बाद ही मोक्ष की सिद्धि हेतु संन्यास आश्रम में प्रवेश पाने का अधिकार होता है। इस आश्रम में रहते हुए पुरुष यानी सन्यासी को राग, द्वेष, हिंसा, कटुवाणी व कटु व्यवहार, मान अपमान, गृह, शारीरिक व लौकिक सुखों का परित्याग करके इंद्रिय संयम, वेदों की आज्ञानुसार आचरण तथा कठोर तप का निरंतर अभ्यास करना चाहिए।
सन्यासी को वन में अकेले रहना चाहिए तथा किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। उसे मात्र भिक्षावृत्ति से प्राप्त अन्न को ग्रहण करके आत्म संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहिए और इस प्रकार जीवन जीने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से मनुस्मृति में आश्रमों को 4 भागों में आयु के आधार पर बांटा गया है और सभी आश्रमों में अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं, अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं ताकि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सके। समाज व्यवस्था में स्त्रियों के स्थान के बारे में मनु के जो विचार हैं, यदि मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं इसमें हमें उसकी आलोचनाएं भी देखने को मिलती हैं जो विभिन्न विद्वानों ने की है। समाज व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान मनु ने ये बताया है कि आश्रम के स्थायित्व एवं सफल संचालन में स्त्री की आधारभूत भूमिका केवल गृहस्थ आश्रम में मानी गई है और उसके संपूर्ण जीवन को घर की 4 दीवारी तक सीमित माना है। इसके साथ ही स्त्री की सामाजिक स्थिति संबंधी विवरण पर 2 अन्य तत्वों का भी प्रभाव जान पड़ता है। स्त्री की प्रकृति व मनोविज्ञान के बारे में मनु की मान्यताएं तथा मनु के युग की विशेषताएं जो कृषि प्रधान, धर्म प्रधान एवं पुरुष प्रधान था। मनु ने स्त्रियों की स्वतंत्रता का पूर्ण निषेध किया है क्योंकि वे मानते हैं कि ब्रह्मा ने स्त्रियों के स्वभाव में कुछ ऐसे दुर्गुण व दोष रखे हैं कि यदि उनको स्वतंत्रता दी जाएगी तो उनमें व्यभिचार आदि के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अतः पुरुषों का कर्तव्य है कि वे सदैव ही स्त्रियों पर नियंत्रण रखें। मनु के अनुसार स्त्रियों के चरित्र के कपटीपन को पुरुष तो क्या देव भी समझने में असमर्थ होते हैं। मनुस्मृति ने पारिवारिक जीवन में भी स्त्री को कार्यों के निर्णय की स्वतंत्रता का निषेध करते हुए कहा है कि स्त्री को बालपन में पिता, तरुण अवस्था में एवं वृद्धावस्था में पति के अधीन रहना चाहिए। यदि पति की मृत्यु हो जाए तो वह भी स्वतंत्र नहीं होती है, अपितु उसे क्रमशः पूर्ववर्ती के अभाव में उत्तरवर्ती की अधीनता में रहना चाहिए। पति के अभाव में पुत्र, पुत्र के अभाव में पति के कुटुंब, पति के कुटुंब के अभाव में पिता के कुटुंब, इन दोनों के अभाव में जाति के वृद्ध पुरुषों तथा इनके भी अभाव में राजा आदि के अधीन ही स्त्री को रहना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि मनु ने विवाह कन्यादान के बाद पिता की संपत्ति में पुत्री के अधिकार को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने विवाहित स्त्री का एकमात्र अधिकार पति सेवा ही बताया है। यद्यपि स्त्री संबंधी मनु के उपयुक्त विचार आधुनिक युग की दृष्टि से अनुदारवादी हैं और उनकी आलोचना भी की जाती है, किंतु मनु ने पारिवारिक जीवन में स्त्री के महत्व व सम्मान को भी प्रकट किया है। उसको संपत्ति का अधिकार भी दिया और उसके मातृत्व के अधिकार को भी स्वीकारा है। इसके बारे में कुछ बातें उन्होंने तय की है जो इस तरह से है। पुरुष के समान स्त्री भी ब्रह्मा के शरीर का अर्ध भाग है और वंश वृद्धि में उसका भी महत्व है, अतः स्त्री की उपेक्षा अनुचित है। स्त्री घर की शोभा, धन एवं लक्ष्मी होती है, अतः उसका पूर्ण सम्मान व आदर किया जाना चाहिए। जिन परिवारों में स्त्रियों का समुचित आदर किया जाता है उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पारिवारिक जीवन में स्त्री का पुत्री, पत्नी व मां के रूप में विशेष महत्व होता है। मनु का मत है कि पुरुष को परिवार की सभी स्त्रियों के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए। जो पुरुष पुत्री, पत्नी व मां के प्रति अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है समाज में निंदा का पात्र होता है। पत्नी का अनादर करने वाले पुरुष को राजा द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। पुत्री का अपनी मां के धन पर अधिकार होता है। धार्मिक अनुष्ठानों की सफलता के लिए पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य है। स्त्री को पिता, भाई, पति अथवा अन्य संबंधियों से प्राप्त धन व उपहार अर्थात स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार होता है और पति को इस संपत्ति को बेचने अथवा स्त्री की इच्छा के विपरीत उपभोग का अधिकार नहीं है। पति से पुत्र की कामना की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में पत्नी को शास्त्र की मर्यादा के अनुसार पति के सगोत्री पुरुष से नियोग का अधिकार है। पुरुष को अपनी पत्नी अथवा पत्नी से उत्पन्न पुत्र को बेचने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से मनु ने जो स्त्री की स्थिति का वर्णन किया है समाज में, उसकी हम देख सकते हैं कि उसके बारे में मनु के कहीं ना कहीं बहुत ही कठोर या कटु विचार हैं। मनु ने स्त्री की स्वतंत्रता का विरोध किया है और उसे जो
पुरुष के अधीन रहने की बात मनु करते हैं, उसकी निश्चय ही आलोचना की जानी चाहिए। आधुनिक युग में मनु के स्त्री संबंधी विचारों की कटु आलोचना की जाती है। तो मनु ने हालांकि समाज दर्शन में अपने विचार, आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, स्त्रियों का स्थान है, इनके बारे में चर्चा की है, लेकिन इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई है। तो मनु के सामाजिक व्यवस्था की आलोचना, इसमें कई कमियां हैं कि मनु का ये जो दर्शन है, समाज दर्शन, यह यथार्थवादी नहीं है। और इसी के साथ वर्ण व्यवस्था की भी आलोचना की गई है, क्योंकि कुछ वर्णों को इन्होंने जिस तरह से वर्णित किया है, इनके कर्तव्यों को वर्णित किया है, वो उचित नहीं है। तो मनु ने जितने भी सामाजिक व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था में केवल द्विज वर्ग है, वहाँ तक उनका सम्मान उन्होंने बताया है ज़्यादा। और इसी तरह से जो स्त्री की या स्त्री जाति की आलोचना, स्त्री जाति के जो विचार हैं उसके बारे में आलोचना निश्चित रूप से की जानी चाहिए और की भी गई है, क्योंकि स्त्री की महत्ता बहुत अधिक है और समाज में बिना स्त्री के कोई भी समाज हो वो प्रगति नहीं कर सकता। तो मनु के सामाजिक विचारों में या समाज दर्शनों की कुछ कमियां हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिनको सम्मान दिया गया है मनु के विचारों में, और समाज में भी इसकी प्रशंसा की गई है। धन्यवाद।